नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। जम्मू कश्मीर के डोडा में कल देर रात आतंकवादियों ने सेना की पोस्ट पर हमला कर दिया। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी आतंकी घटना है। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। पुलिस ने कहा कि डोडा के चतरगला इलाके में सेना और पुलिस की संयुक्त चौकी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। शुरुआती गोलीबारी में 2 जवानों के घायल होने की सूचना है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। हिंसा के बाद बड़ी कार्यवाही करते हुए सरकार ने मंगलवार देर रात को कलेक्टर कुमार लाल और एसपी सदानंद को हटा दिया है। दीपक सैनी को कलेक्टर और विजय अग्रवाल को नया एसपी बनाया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 83 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अलग अलग 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसमें 40 से 50 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लगभग 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जिनके वाहन जलाए गए हैं उनमें से 60 में से अधिक लोगों ने भी शिकायत की है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आज तड़के सड़क किनारे झोपड़ी में रह रहे एक परिवार पर बालू लदा ट्रक पलट गया। इस हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष, 2 महिला और 4 बच्चे शामिल हैं। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया है। बक्सर लोकसभा सीट पर विजय पाने के बाद नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह अपने विधानसभा रामगढ़ पहुंचे, जहां खुले मन से केंद्र की सरकार पर जमकर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये एनडीए की ढीली ढाली सरकार 5 साल तक चलने वाली नहीं है। आप लोग चौंकिएगा मत, आने वाले 8 में से 12 महीने के भीतर एक नई सरकार बनेगी। 5 साल सरकार देश की नहीं चलने वाली। साफ साफ मैं बता दूं आपको, इस देश की जो सरकार है ढीली ढाली सरकार है। और जिस अहमन्यता के साथ इस देश में सरकार चलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, आने वाले वक्त में 8 से 12 महीने के भीतर इस देश में नई सरकार बनेगी। यह आपको चौंकाएगा नहीं। इस मंच से मैं कह रहा हूं, दुर्गावती के मंच से सैकड़ों फेसबुक और डिजिटल मीडिया के लोगों कैद कर रहे हैं मेरे भाषण को। याद रखिएगा कि मैंने क्या कहा। शपथ भी नहीं हुआ है। अगले जुलाई में आप देखेंगे जब सदन चलेगा तो डंके के चोट पे मैं कह रहा हूं कि देश की सरकार को चंद दिनों में ही मेरे जैसे नौजवान सांसद देश में चुन के आए इंडिया गठबंधन के, हम लोग घोषणे पर ला देंगे। इस विश्वास को रखिए। इस देश में समाजवादी सरकार, धर्मनिरपेक्ष सरकार की बात संविधान के जरिए हुआ था, सुनने में आया है। मैं अभी देखा नहीं कि महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर की मूर्तियां देश की संसद से बाहर कर दी गई हैं। यह मैंने दिल्ली के सड़कों पे मैंने कई महत्वपूर्ण सांसद सदस्यों के द्वारा मैंने सुना है। 18 तारीख को जब हम लोग उम्मीद है कि शपथ लेने जाएंगे तो इस बात की तहकीकात भी करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो एक लंबा संघर्ष देखेगा यह देश। याद रखिएगा, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं जिन्होंने देश के नेतृत्व किया आजादी का, उनके साथ अगर ऐसा अपमानजनक सलूक हुआ होगा तो हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाले लोग। मैंने इस बात को मीडिया के जरिए दिल्ली में 2 दिन के भीतर मैंने दर्जनों मीडिया चैनलों के सामने मैंने रखा, लेकिन चूंकि वह आलोचना मीडिया का भी था, इसीलिए बहुत सारे चैनलों ने उस इंटरव्यू को सेंसर करने का काम किया, उसको खबरों को दिखाने का काम नहीं किया। जिस दिन देश में चुनाव हो रहा था, अगर उस दिन कहा होता देश की मीडिया के लोग, बुद्धिजीवी लोग, कि एनडीए और भाजपा 290 लाने वाली है, तो इस देश की जनता उनको 190 पे तब्दील करने में कोई। तेलुगु देशम पार्टी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू आज यानी बुधवार को चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और नेता शामिल हुए।
टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा के बाहरी इलाके केसरपल्ली में गन्नावरम हवाई अड्डे के सामने मेथा आईटी पार्क के सामने शपथ ली। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव जीते हैं। राहुल गांधी रायबरेली सीट को रखेंगे या वायनाड, इस बात पर रहस्य बना हुआ है क्योंकि वो दोनों सीटों पर बड़े अंतर से जीते हैं। चुनाव जीतने के बाद राहुल ये बात 2 बार कह चुके हैं कि वे दोनों ही सीटें रखना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। ऐसे में रायबरेली के दौरे पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन सी सीट वो रखने जा रहे हैं, लेकिन मंगलवार को रायबरेली में आभार व्यक्त करते हुए जिस तरह से उन्होंने संकेत दिए हैं उसके अब सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। There are many different languages, many different dances, many different histories in this country. ഇവിടെ മലയാളമുണ്ട്, ബംഗാളിയുണ്ട്, തമിഴ് ഭാഷയുണ്ട്, ഗുജറാത്തിയുണ്ട്, പലവിധ നൃത്തരൂപങ്ങളുണ്ട്, പലവിധ പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട്, പലവിധ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. And every single tradition, history is protected by the Constitution of India. ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ ചരിത്രത്തെയും ഓരോ പാരമ്പര്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയാണ്. So the fact that the people of Kerala and the people of India can enjoy Kathakali, can listen to Malayalam, can eat Kerala food is all protected by this. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കഥകളി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും, മലയാളം സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും, ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ അവകാശങ്ങളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയാണ്. And if this was gone, then somebody can come to Kerala and say, we do not want you to speak Malayalam. ഈ ഭരണഘടന ഈ രാജ്യത്തില്ലാതായാൽ ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് വന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് പറയാം, നിങ്ങൾ മലയാളം സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. We do not want you to have dosa for breakfast. നിങ്ങൾ പ്രഭാത ഭക്ഷണമായി ദോശ കഴിക്കേണ്ട എന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ഈ ഭരണഘടന ഇവിടെ ഇല്ലാതായാൽ. Or we don't like this particular tradition of yours. നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക പാരമ്പര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും കേരളത്തിൽ വന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും, ഈ ഭരണഘടന ഇവിടെ ഇല്ലാതായാൽ. And the fight in this election was दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल संकट बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार से सवाल किया कि टैंकर माफिया को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाया है, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए आपने क्या काम किया है। दिल्ली में पानी की किल्लत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि ये कोई नया मामला नहीं है, पिछले कुछ सालों के दौरान ये मामला लगातार कोर्ट के सामने आता रहा है। ऐसे में अगर गर्मियों में हर साल इस तरह की दिक्कत होती है तो आपने उससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए। कोर्ट ने जो टैंकर माफिया हैं उस पर भी सवाल उठाए हैं, दिल्ली सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कुछ कार्रवाई या क्या कुछ उपाय आप निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे पूरी स्थिति को लेकर। देखिए, बहुत दुखद है कि आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी झगड़ों को लेकर, पॉलिटिकल राइवलरी को लेकर यहाँ की आम जनता सफर कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है। क्या केंद्र सरकार सिर्फ एक तमाशा देखने वाली सरकार है? क्या राज्य सरकार को इस समय पे समर्थन नहीं दे सकती है? ये वही दिन याद दिलाता है जैसे कोविड के समय पर त्राही त्राही मची हुई थी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिल्ली में। जनता त्रस्त थी, जनता मर रही थी, पर आपसी मतभेद को लेकर जनता को दरकिनार किया गया था। ये दुखद स्थिति है और इस समय पर दोनों सरकारों को मिलकर, क्योंकि उसमें पार्शियल अगर बार बार कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की है दिल्ली स्टेट को संभालने में, तो ये जिम्मेदारी का निवारण करने भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं उम्मीद करती हूं कि दोनों अपने पर्सनल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग रखकर इसका एक सोल्यूशन ढूंढेंगे और किसी तरीके हरियाणा से हो, नेबरिंग स्टेट से हो, एक सपोर्ट देकर जनता की जो पानी की दिक्कतें हैं उसको रिजॉल्व किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमें कुछ जगहों पर नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि हमारे खिलाफ झूठी कहानी गढ़ी गई। 400 पार के नारे के कारण लोग हम पर संदेह करने लगे और झूठी कहानियों पर विश्वास करने लगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया है। पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया, मोदी जी अभी तीसरी बार 10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है
कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है, उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं। मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है, और 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तो इसलिए आज हम चाहते हैं कि फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारा एक राज्य सरकार का भी एक बहुत बड़ा योगदान उनके सरकार में है। हम पुराने साथी। इजराइल रक्षा बल के कमांडर मेजर ओमरी और सर्जेंट मेजर ताल ने पिछले साल 7 अक्टूबर के हमलों को याद किया। उस दिन आतंकवादी संगठन हमास ने दक्षिण इजराइल पर हमला किया था, जिसमें सैकड़ों इजरायली मारे गए थे, सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया गया था। मेजर ओमरी आईडीएफ ने बीते 11 वर्षों से काम कर रहे उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को मैं अपने परिवार के साथ छुट्टी पर अपने घर में था। उस समय इजराइल में छुट्टियां थी। हम सुबह 6 बजे एक मिसाइल की तेज आवाज से उठे जो हमारे घर के ठीक पास दागी गई थी। हमारे घर के ठीक पास बमबारी हो रही थी। घर हिल रहा था। मैंने खिड़की से अपना सिर निकाला और अपने घर के पास एक बड़ा विस्फोट होते देखा। केरल में प्रवेश करने के बाद मानसून धीरे धीरे देश के बाकी हिस्सों में फैलता जा रहा है। हालांकि इसकी रफ्तार बीच में धीमी हो गई थी। उत्तर पश्चिमी मानसून फिलहाल नवसारी, पुसाद, सुकमा, मलकानगिरी और विजयनगरम और इस्लामपुर से होकर गुजर रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके कारण कई राज्यों में मानसून वाली बारिश की शुरुआत हो जाएगी और लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा 12 जून को सुबह 8 बजे जारी पूर्व अनुमान के मुताबिक अगले 7 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ साथ पश्चिमी बंगाल और सिक्किम के गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।